Hello dear students, welcome back to my channel. As I promised you in the previous video that we will soon do the comprehension stanzas of the poem The Ant and the Cricket. So today we will do the same in this video. बहुत सारे नहीं करवा रही हूँ आपको, एक दो सैंपल्स के लिए मैं करवा रही हूँ. अदर्स यू कैन इजीली अटेम्प्ट. एक बार समझ में आ जाता है कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है तो पोएम तो समझी ही हुई है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है. ठीक है. सो you all have attempted such comprehension stanzas in your previous classes. तो आपको मालूम है कि पोएम के बीच में से ही 4 या 6 लाइंस आपको दे दी जाती हैं और उसी जो स्टैंजा है उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए जाते हैं उससे रिलेटेड और फिर उनको आपको आंसर करना होता है. ठीक है. तो कुछ सैंपल्स के लिए मैं आपको स्टैंजास इसी पोएम के दिखा रही हूँ कि कैसे आपको अटेम्प्ट करना है. अदर्स यू कैन इजीली डू. लेट्स straight away come to stanza 1. So this is the first stanza we are going to do. This is not the first stanza of the poem, लेकिन उसमें से जो stanza हम करने वाले हैं वो पहला stanza है ये. ठीक है. पोएम जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसमें ये वाली 4 लाइन्स भी मिलेगी. अब ये कौन सी 4 लाइन्स हैं? Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. ये पोएम में से ही 4 लाइनें ली गई हैं. अब आपको क्या करना होता है? सबसे पहले व्हेन यू वांट टू अटेम्प्ट सच कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजा, सो आपको क्या करना है? उसको पहले स्टैंजा को समझना है. ठीक है. अच्छे से समझ लीजिए. जब समझ में आ जाए तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझने में आसानी रहेगी. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड. नाउ व्हाट इज क्रम्ब? क्रम्ब का मतलब होता है छोटा सा भोजन का टुकड़ा, खाने का टुकड़ा. ठीक है. अब वो छोटे से छोटा भी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है. नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड मतलब एक छोटा सा अनाज का या छोटा सा फूड का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. अब क्यों जो ग्राउंड है स्नो कवर्ड ग्राउंड पर उसको एक छोटा सा टुकड़ा तक खाने का नहीं मिल रहा था. स्नो कवर्ड ग्राउंड क्यों था? क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गई थी तो विंटर्स में वहां पर जिस इलाके में वो रहता होगा वहां पर बर्फ पड़ती होगी जिसकी वजह से जो ग्राउंड था वो पूरा बर्फ से ढक गया था. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब क्योंकि सारा का सारा ग्राउंड और सारे के सारे ट्रीज सब कुछ स्नो से कवर्ड था तो ना तो एक फूल तक नहीं दिख रहा था, एक पत्ती तक पेड़ के ऊपर नहीं दिख रही थी. सो दिस इज द स्टैंजा. और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको नीचे दिए गए हैं. स्टैंजा समझ में आ गया. अब उसके बाद में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने. जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट कुडंट ही फाउंड ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड पर उसे क्या नहीं मिल पा रहा था? क्या नहीं मिल पा रहा था? खाने का एक टुकड़ा तक नहीं मिल पा रहा था. तो उसी को हम या तो आप क्रम्ब भी लिख सकते हैं, लेकिन क्रम्ब लिखेंगे तो होगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्रम्ब क्या होता है. तो हम जनरली उसको खोलकर उसका मीनिंग जो होता है और दूसरा सिनोनिम वो लिख देते हैं. अब क्योंकि देखो ही यहां पर जो भी आपको मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी ऊपर टेंस में चल रहा है क्वेश्चन आपको भी उसी तरह से ही आंसर देना है. व्हाट कुडंट ही फाइंड. अब ही जो है वो जब हम उसको आंसर करने लगेंगे तो ही पहले आ जाएगा, ही कुडंट फाइंड हो जाएगा क्योंकि हम आंसर कर रहे हैं. अब हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं ना. क्वेश्चन पूछेंगे तो कुड, शुड, ये सब चीजें पहले आ जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जो है. तो हो जाएगा ही कुडंट फाइंड. अब उसके बाद लिखो क्या क्या नहीं मिल रहा था उसे? एनी ट्रेस ऑफ फूड मतलब उसे एक छोटा सा एनी पीस ऑफ फूड भी लिख सकते हैं. एक निशान तक उसको नहीं दिख रहा था. ग्रेन का, ग्रेन मीन्स होता है अनाज, फूड मतलब खाना, खाने का एक अनाज के टुकड़े का एक छोटा सा निशान तक भी उसको वहां पर नहीं दिख रहा था. यू कैन इवन राइट ही कुडंट फाइंड एनी पीस ऑफ ब्रेड या पीस ऑफ फूड ऑन द ग्राउंड. तो ये हमने यहां पर लिख दिया. तो देखो ये पूरा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया एंड इट्स परफेक्टली फाइन एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स. नाउ लेट्स सी द बी पार्ट. हु डिड नॉट फाइंड एनी क्रम्ब. किसको एक टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था? किसको नहीं मिल रहा था? आपको उस पर्सन का या उस जो भी जिसके बारे में भी बात हो रही है उसका आपको कैरेक्टर बताना है कि किसको वो छोटा टुकड़ा नहीं मिल रहा था. तो कौन ढूंढ रहा था खाना? तो ये आपने पढ़ा ही है पोएम में. तो हमने बस हु की जगह में हमने क्या लगा देना है? क्रिकेट. और बाकी का जो पीछे का ये है पूरा का पूरा एज इट इज आपको लिख देना है. ठीक है. उसके बाद सी पार्ट देखो. सी क्या है? व्हाई वाज द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो. स्नो से कवर क्यों हो गया था? क्योंकि सर्दियों का मौसम आ गया था, है ना.
तो मैंने आपको बताया जो भी हेल्पिंग वर्ब है जब हम आंसर लिखेंगे तो वो पीछे चला जाएगा, सब्जेक्ट जो है ग्राउंड है इसमें ऊपर ही था वो पहले आ जाएगा। तो हम कहेंगे द ग्राउंड वॉज कवर्ड विथ स्नो। ये तो यहीं तक हमने आंसर पूरा का पूरा लिख दिया और उसके बाद में एज या बिकॉज लिख के, एज का मतलब भी बिकॉज होता है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। एज इट वॉज विंटर सीजन, क्योंकि वो सर्दियों का मौसम था। तो सिंपल इतना सा लिखना है एंड यूल गेट द कंप्लीट मार्क्स। ठीक है, मार्क्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपको ये कॉन्फिडेंस भी होगा कि मैं अपनी समझ से इन आंसर्स को अटेम्प्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। देन इज द डी पार्ट। कई बार वो ग्रामर से रिलेटेड पोर्शंस भी पूछ लेते हैं, तो एक मैंने इसलिए एग्जांपल के लिए यहां पर ये दिया है, गिव 2 राइमिंग वर्ड्स ऑफ द वर्ड ग्राउंड। ऊपर ग्राउंड आया है वर्ड स्टैंजा में, तो उससे रिलेटेड कोई भी 2 राइमिंग वर्ड्स लिखिए। आपको पता है राइमिंग वर्ड्स जो बोलने में एक जैसा टोन देते हैं, जैसे ग्राउंड है उससे ऊपर वाली लाइन में क्या था, फाउंड था, लेकिन जो उसमें लिखा है वो आपने नहीं लिखना है क्योंकि इट्स ऑलरेडी गिवन इन दिस स्टैंजा, सो यू विल राइट सम अदर वर्ड्स। तो हमने यहां पर लिख दिया जैसे राउंड है, बाउंड है। अगर आपको ग्राउंड का कोई और सिनोनिम आता है, कोई और राइमिंग वर्ड आता है, डू लेट मी नो बाय राइटिंग इन द कमेंट सेक्शन। मुझे बताइए जल्दी से, ठीक है। जब भी आप वीडियो देखेंगे तो मुझे बताइएगा कि कौन से और वर्ड्स है जो ग्राउंड को राइम करते हैं। सो देखिए कितना सिंपल है ये, है ना। तो एक बार आपने पोएम को समझ लिया, पोएम की स्टोरी को समझ लिया, तो क्वेश्चंस को आंसर करना कोई मुश्किल बात नहीं है। कितनी देखो आसानी से ये हमने स्टैंजा यहां पर पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया है, पूरा का पूरा उसके आंसर्स हमने मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए अब करते हैं एक और स्टैंजा देख लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से माइंड में क्लैरिटी हो जाए कि हाउ टू अटेम्प्ट दीज स्टैंजास, कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजास। विल कम टू द सेकंड स्टैंजा। सो दिस स्टैंजा इज ऑल्सो फ्रॉम योर बुक। आपकी पोएम में से ही एक पोएम जो दी हुई है आपको, द एंट एंड द क्रिकेट, उसी में से एक और स्टैंजा लिया गया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू आंसर द कॉम्प्रिहेंशन स्टैंजास। तो सबसे पहले मैंने स्टेप क्या बताया था, सबसे पहले आपको उस स्टैंजा को रीड करके उसको एक बार से उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी कि कॉम्प्रिहेंड करना है, उसको समझना है कि क्या उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड, all dripping with wet and all trembling with cold. Away he set off to a miserly ant, to keep him alive, he would grant. अब देखो फर्स्ट लाइन का मीनिंग फिर से समझते हैं। एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन होता है भूखों मरना। ठीक है, मतलब कुछ अनाज का दाना तक पेट में नहीं गया है तो फिर भूख से ही तो मर जाएंगे। और फेमिन है कि बाहर कहीं जब अकाल पड़ जाता है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, उस सिचुएशन को कहते हैं फेमिन। ठीक है, अकाल पड़ जाता है मतलब बाहर बिल्कुल कुछ भी खाने का एक दाना भी नहीं मिल रहा। सो एट लास्ट बाय स्टारवेशन से, भूख से, अकाल से, क्योंकि बाहर कुछ मिल नहीं रहा, घर में कुछ है नहीं है, पेट में कुछ अन्न का दाना जा नहीं रहा है, तो उसको हिम्मत मिली कि भैया अब तो कुछ करना ही पड़ेगा वरना मैं तो मर जाऊंगा, है ना। मेड हिम बोल्ड, थोड़ा सा उसको हिम्मत मिली, साहस आया उसमें वो बाहर निकला। क्यों? क्योंकि बाहर ठंड भी तो बहुत ज्यादा है। अब इतनी ठंड में बर्फ में बाहर निकलना भी बहुत हिम्मत का काम है। तो उसने, लेकिन क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग रही थी तो उस बोल्ड होके वो बाहर गया, बाहर निकला। ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। वाई ड्रिपिंग विद वेट? ड्रिपिंग का मतलब होता है टपकना। जैसे आपके कपड़े बहुत ज्यादा गीले हो जाते हैं तो उससे पानी जो है टपकने लग जाता है, तो उसको उसके भी जैसे पूरा गीला होकर और उसके ऊपर से पानी जो है टप 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 टपक रहा था, ड्रिपिंग कर रहा था। एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ऊपर से लेकर नीचे तक ही वॉज ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग का मतलब ही वॉज शिवरिंग विद कोल्ड। क्यों? क्योंकि एक तो बारिश और ऊपर से बर्फ, बहुत ज्यादा ठंड थी तो वो कांप रहा था ठंडी से। ऑल ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और सेट ऑफ का मतलब होता है बाहर जाने की तैयारी करना। और कहा कि जाने की तैयारी कर रहा था, ही वॉज गोइंग टू माइजरली एंट। माइजरली कौन होता है? माइजरली थोड़ा कंजूस। तो कंजूस जो एंट थी, जो चींटी थी, उसके पास वो जाने के लिए सेट ऑफ कर रहा था, तैयार हो रहा था। टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। देखो 3 टुकड़े हैं। टू कीप इफ
वो ये सोच रहा था कि उसके जिंदा रहने के लिए, टू कीप हिम अलाइव, उसके जिंदा रहने के लिए शायद वो मुझे कुछ ग्रांट कर दे। ग्रांट मतलब कुछ दान में दे दे। अब वो क्या ग्रांट मांगने वाला था वो इसमें नहीं लिखी है, लेकिन हो सकता है कि वो हमसे पूछ ले। इससे पहले वो भूखों क्यों मर रहा था वो भी पूछा जा सकता है ना। तो आपको पोएम को पूरा माइंड में जरूर रखना है। तो एक बार जब पोएम का ये वाला हिस्सा हमने पढ़ लिया, समझ लिया, उसके बाद में विल स्ट्रेट अवे कम टू क्वेश्चन नंबर 1। सो पहला जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, हु वाज सफरिंग फ्रॉम स्टारवेशन एंड फेमिन, कौन भूख से अकाल से मर रहा था। हु वाज सफरिंग, कौन पीड़ित था, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्रिकेट की। तो हु की जगह में हमने सिंपल लिख देना है वर्ड द क्रिकेट, और वॉज सफरिंग चाहो तो पूरा पीछे का भी लिख सकते हो, नहीं तो ये भी एक कंप्लीट है। द क्रिकेट वॉज सफरिंग, क्योंकि हमसे हु का आंसर पूछा गया था तो हमने लिख दिया द क्रिकेट वॉज सफरिंग। ठीक है, उसके बाद में आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, बी पार्ट पे। whom did the cricket want to meet? whom का मतलब होता है बच्चों किसको, किसको। ठीक है, तो क्रिकेट किसको मिलना चाहता था। और उसके बाद में एक और भी आपसे पार्ट पूछा गया है, उसका वाई, यानी कि हमें दो जवाब देने हैं। एक तो क्रिकेट किसको मिलना चाहता था और क्यों मिलना चाहता था। तो किसको मिलने जा रहा था वो, माइजरली एंट को मिलने जा रहा था। ठीक है, किस लिए जा रहा था, कि शायद वो मुझे कुछ खाना और शेल्टर दे दे। ठीक है, तो द क्रिकेट वॉन्टेड टू मीट द माइजरली एंट टू बोरो। माइजरली एंट ऊपर से हमने देखा ही था, आप वही सेम भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंट से मिलने जा रहा था। टू बोरो फूड फ्रॉम हिम, क्योंकि स्टारवेशन से मर रहा था तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा खाना मांग लूं, शेल्टर मांग लूं। लेकिन बेसिक जो है वो उसका पर्पस जो था, सबसे ज्यादा उसको लग रही थी भूख, स्टारवेशन के कारण वो उससे खाना मांगने जा रहा था। तो टू जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो सेंटेंस शॉर्ट हो जाता है। टू के बाद एकदम से हम वर्ब लगा देते हैं। ठीक है, टू के बाद बोरो आ गया, उधार मांगना, फूड फ्रॉम इट, तो उससे वो खाना मांगने जा रहा था। इसके बाद सी पार्ट आ जाता है, वाई वॉज द क्रिकेट ड्रिपिंग विद वाटर। क्रिकेट जो था वो पानी उसकी बॉडी से ड्रिप क्यों कर रहा था। वाई वॉज इट ड्रिपिंग, क्यों, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। तो आधा तो आंसर वही हो जाएगा, मैंने आपको बताया। चाहे तो द क्रिकेट भी दोबारा लिख सकते हैं, नहीं तो हमने ही लिख दिया है। अब सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वॉज पीछे चला जाएगा। तो ही वॉज ड्रिपिंग विद वाटर, आधा तो वाई वाले आंसर जो है वहीं से हमें मिल जाते हैं। तो ही वॉज ड्रिपिंग विद वाटर, वाई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। छोटा सा आंसर लिखा क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी पर ध्यान रखना, इट इज नहीं लिख देंगे क्योंकि पास्ट का चल रहा है। ठीक है, वॉज आया हुआ है पहले भी क्वेश्चन में भी, वही टेंस में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में चौथा जो है डी पार्ट, वो क्या है, वॉट वुड कीप हिम अलाइव, उसको क्या चीज जिंदा रखेगी। क्या चीज, उसको खाना मिल जाए और उसको रहने की जो है जगह मिल जाए। तो क्या चीज उसे जिंदा रखेगी, दो चीजें हैं, फूड और शेल्टर। खाना मिल भी जाए लेकिन बाहर अगर बर्फ में ही पड़ा रहा तो क्या जिंदा रहेगा, नहीं, जिंदा नहीं रह पाएगा। तो उसे फूड भी चाहिए और साथ साथ रहने की जगह भी चाहिए उसको, क्योंकि वहां से अपने घर से वहां से तो वो निकल गया था। अब अगर उसे खाना नहीं मिला, छत नहीं मिली, कुछ रहने के लिए जगह नहीं मिली तो वो जिंदा नहीं बच पाएगा। तो फूड एंड शेल्टर फ्रॉम द एंट वुड कीप हिम अलाइव। तो ये दो चीजें हैं जो हमने यहाँ पर लिख दी हैं। सो आई होप आपको आज अच्छे से समझ में आ गया कि कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं। जरूरी नहीं है यही वाले दो पैसेज आपको पेपर में आ जाएंगे या आपका कोई टेस्ट होगा तो उसमें आ जाएंगे, और भी आ सकते हैं, लेकिन नाउ यू नो हाउ टू अटेम्प्ट दी स्टैंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन। उसके आंसर्स कैसे करने हैं, एक एक आराम से लाइन्स पढ़िए, क्वेश्चंस रीड करिए, उसके आंसर्स दीजिए। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट। नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस पोएम। हमने पोएम भी कर ली है, इससे रिलेटेड जो हमारा एक्सरसाइज वर्क है वो भी हमारा ओवर हो गया है। विल सून स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। ऑलराइट, टिल देन ये वाला काम जो है आपका बहुत अच्छे से अपनी कॉपीज में नोट्स बना लो, ताकि आपको क्रिकेट की तरह बाद में पछतावा, रिपेंट ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, ओके, टेक केयर, बाय बाय। जल्दी दोबारा दूसरी वीडियो में फिर से मिलेंगे। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको पता रहे कि रजनी मैम नेक्स्ट क्लास कब लेगी। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।